everyone and welcome back to this channel. This is Dr. Arya, your faculty and mentor. And guys, in this video, we will be discussing the clinical questions that I have posted on Telegram. And now today I will be discussing their answers, right? एंड जब मैं वो क्वेश्चन पोस्ट कर रही थी मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से कुछ डायग्नोसिस होता है बट वो कुछ और बन जाता है, उसको बहुत लोग मिस कर देते हैं. जैसे एक क्वेश्चन था, वो मून फेसेस भी दिया हुआ था, बफेलो हम भी दिया हुआ था, बट उसका आंसर कुशिंग सिंड्रोम नहीं था या कुशिंग डिजीज नहीं था. उसका आंसर कुछ और था. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. राइट, लेट्स स्टार्ट करने से पहले आज हमें नोटिस आ गया है कि नीट पीजी 2026 जो है वो 30 सितंबर 2026 में होने वाला है. ओके, नहीं 30 सितंबर नहीं, सॉरी, ये तो इंटर्नशिप का वो है. जो नीट पीजी का एग्जाम है वो 30 अगस्त को होने वाला है, तो 38 अगस्त को होने वाला है एग्जाम. एंड मैं प्रॉपर रोड मैप बनाऊंगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, रैपिड रिवीजन करना है, मेन नोट्स करना है, सब कुछ कल की वीडियो में. ओके, आज हम क्लिनिकल क्वेश्चंस जो हमने पोस्ट किए थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. चलो, पहला क्लिनिकल क्वेश्चन जो है, अ 6-month-old infant is brought with the failure to thrive. Okay, vomiting after feeds, lethargy and seizures. Examination reveals, now this is your keyword, that examination reveals the musty odor of urine. There is a musty odor of urine, right? Next, the baby has a fair skin and light colored hair. Fair skin and light colored hair. That means there is hypopigmentation that is there. So investigations showed elevated level of phenylalanine in the blood. Which of the following biochemical abnormalities is most likely to be responsible for this condition? Now, अब इस कंडीशन में पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को डायग्नोसिस बनानी है ना. तो डायग्नोसिस क्या बनेगी, सिंस द कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स क्या है, मस्टी ओडर है यूरिन की और लाइट और फेयर कलर्ड स्किन है, दैट मीन्स हाइपोपिगमेंटेशन है, फेलियर टू थ्राइव है. सारे ही कीवर्ड्स दे दिए. विच गोज इन फेवर ऑफ व्हाट, विच गोज इन फेवर ऑफ योर फिनाइल कीटोन यूरिया, विच गोज इन फेवर ऑफ योर PKU. राइट, इतनी पहला जो स्टेप था डायग्नोसिस का वो हमने कर लिया. ओके, वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर डायग्नोसिस. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप जो है ऑप्शंस पढ़ो. इज इट अ डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिनस ऑक्सीडेज, इसमें क्या होता है, ये तो एल कैप्टोन यूरिया की कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है ये है एल कैप्टोन यूरिया की. ओके, एल कैप्टोन यूरिया में क्या देखने को मिलता है, क्लासिकल. सो यू आर एबल टू सी दैट ब्लैक यूरिन ऑन स्टैंडिंग. ओके, black urine is characteristic of L-captone urea. Deficiency of phenylalanine hydroxylase, so ये है इसका आंसर. It is the deficiency of, it is the classical PKU. Increased tyrosine activity, so increased tyrosine activity तो नहीं है, because if there is increased in the tyrosinase activity, what it will do, it would increase the melanin, it would increase the melanin. ठीक है, अगर टायरोसिनेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो मेलानिन को भी वो इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मेलानिन का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है. लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस. ये किस में होती है, इट इज सीन विथ मेपल सिरप यूरिन डिजीज. मेपल सिरप यूरिन डिजीज के साथ हमें ये देखने को मिलती है. और इसमें कौन सा ओडर आता है यूरिन का, स्वीट ओडर आता है, स्वीट ओडर आता है. ठीक है,
इसमें जो है वो स्वीट ओडर हमें आता है. सो नाउ आई एम गिविंग यू you can say some keywords. Write it down in your 20th notebook that you will be preparing for your FMG or NEET PG. तो कीवर्ड ये लिखो कि अगर क्वेश्चन में मस्टी ओडर प्लस हाइपोपिगमेंटेशन है, so you have to make the diagnosis of what? You have to make the diagnosis of phenyl ketone urea. You have to make the diagnosis of PKU. ओके, और इसी के साथ इसमें ये लिख देना कौन सा एंजाइम डिफेक्ट होता है. सो इट इज इन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ओके गाइस, तो इतना याद रखो. ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किया था ये भी मैं पोस्ट कर दूंगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. A 45-year-old woman presents with painless, slowly enlarging lymph nodes in the neck for 3 months. She also complains of low-grade fever, night sweat, and weight loss. Lymph node biopsy show effacement of nodal structure with scattered large binucleated having prominent nuclei, owl eye appearance. This is the classical owl eye appearance in background. तो ये कौन से हैं owl eye appearance? Owl eye appearance is seen with what? They are asking which immunohistological profile is most likely to be seen. Okay, तो ये क्या है बच्चा लोग? So this is your what? This one, if you make the diagnosis, then this is your classical Hodgkin's lymphoma. Okay, this is your classical Hodgkin's lymphoma. राइट, इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? ये जो आउल आई अपीयरेंस है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? तो इन सेल्स को हम बोलते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल. रीड स्टेनबर्ग सेल. ओके, नाउ अब तुम्हें ये बताना है कि ये रीड स्टेनबर्ग सेल्स हैं, इनमें कौन सा फिनोटाइप जो है वो पॉजिटिव होता है. तो पहला ऑप्शन, पहले से नहीं मैं लास्ट वाले से स्टार्ट करती हूँ. CD138 पॉजिटिव प्लस CD38 पॉजिटिव. इट इज सीन विथ व्हाट? इट इज सीन विथ योर प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर. प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, दैट इज myeloma. That is myeloma. तो 38 with myeloma. 38 with myeloma. CD34 plus DT positive, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? So it is seen with acute lymphoblastic leukemia. Next, CD3 and 5 positive is seen with what? It is seen with T cell lymphoma. CD20 positive, 10 positive and BCL2 negative. So it is seen with what? It is seen with your follicular lymphoma. 15, 30, 45, it is seen with your, so you have an interval of 15, if there is an interval of 15, then it is of classical Hodgkin's lymphoma. Okay, classical Hodgkin's lymphoma. Now coming on to the next question. A 55-year-old man with a history of chronic stable angina and bronchial asthma presents for follow-up. His heart rate is 96 per minute and blood pressure is 140 by 90 millimeters of mercury. The physician wants to start a drug that will reduce the myocardial oxygen demands without precipitating the bronchospasm. Which of the following drug is most appropriate? They are asking that which of the following one is most appropriate. Okay,
सो व्हाट विल बी द, उस इंसान को क्या हो रहा है? पहली बात तो अंजाइना है ना, तो हमें क्या करना है? उसका हार्ट रेट जो है, डिजायर्ड इफेक्ट इन एंजाइना क्या क्या होता है? सो डिक्रीज इन द हार्ट रेट, देन डिक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देन डिक्रीज इन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। नाउ अब इसमें क्या है कि पेशेंट को ऑलरेडी एस्मा है, पेशेंट को ऑलरेडी एस्मा है, तो हमें एस्थमा के पेशेंट में क्या अवॉइड करना है? यू हैव टू अवॉइड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, यू हैव टू अवॉइड non-selective beta blockers. Why you have to avoid non-selective beta blocker? That you have to tell me. Okay, so the best option is ये metoprolol क्या है? metoprolol है beta 1 selective blocker. Okay, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? प्रोपैनोलॉल। प्रोपैनोलॉल क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर है, एंड इट कैन प्रेसिपिटेट व्हाट? इट कैन प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पाज्म, इट कैन प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पाज्म। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा एटेनोलॉल। एटेनोलॉल क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीटा 1 सिलेक्टिव है, बीटा 1 सिलेक्टिव है, बट व्हाट? इट इज लेस कार्डियोप्रोटेक्टिव, it is less cardioprotective, okay, it is less cardioprotective as compared to metoprolol. next, metoprolol तो इसका आंसर है ही, क्योंकि ये बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, and it is preferred in patient with angina and asthma. okay, if the patient is having angina plus asthma, then this is mainly preferred. diltiazem को क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन DHP कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ओके। व्हाट इट डज? इट विल रिड्यूस द हार्ट रेट, बट क्वेश्चन वांट्स टू नो द बीटा ब्लॉकर फिजियोलॉजी, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर बीटा ब्लॉकर की फिजियोलॉजी, सो वी आर अवॉइडिंग दिस, वी आर जस्ट अवॉइडिंग this. If both of them are in option, then the preferred one is always metoprolol, okay, the preferred one is always metoprolol. Last option that you have is verapamil. So verapamil is what? It is a strong negative ionotrope. There is a risk of heart block and constipation, heart block and constipation associated with this. इतना समझ आ गया बच्चा? देखो पहले डायग्नोसिस बनानी है, डायग्नोसिस के बाद फिर तुम्हें जो है उसके स्टेप्स सोचने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4. Now they are asking which of the following complication is most commonly associated with this condition. Okay, there is a 32-year-old woman, G3 P1A1, presents at 36 weeks of gestation with sudden onset abdominal pain, vaginal bleeding and tense and tender uterus. Her blood pressure is 90/60, okay, 90/60, and pulse is 120 per minute, pulse is 120 per minute. Fetal heart sounds are absent. Vaginal examination show no placenta felt. पहली चीज क्या करोगे? ऑप्शंस तो हटाओ, डायग्नोसिस बनाओ पहले। डायग्नोसिस क्या बनाओगे? सो योर डायग्नोसिस विल बी व्हाट? योर डायग्नोसिस विल बी अब्रप्शियो प्लेसेंटे, अब्रप्शियो प्लेसेंटे और प्लेसेंटा अब्रप्शन, वन ऑफ द सेम थिंग, ओके। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ओवर हियर देयर इज प्रीमेच्योर, इसमें क्या होता है? देयर इज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली implanted
placenta, of normally implanted placenta. What are the causes? Causes are, there can be hypertension, trauma, smoking and use of cocaine. So what is the key feature over here? Key feature over here जिससे हमने diagnosis बनाई, painful. There is painful what? Painful vaginal bleeding. Plus टेंस और टेंडी यूटरस, मतलब ऐसे वुडी लाइक तुम्हें तो कुछ फील होगा. प्लस देयर इज फीटल डिस्ट्रेस, सो यू हैव टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ व्हाट? यू हैव टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटे. नाउ ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यू टू अटोनी. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड? सो दिस वन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ व्हाट? इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट is amniotic fluid embolism. So amniotic fluid embolism is associated with, there will be sudden dyspnea, cyanosis and collapse. Uterine rupture, so there is a previous scar. Loss of contraction will be there. And there will be palpable fetal part. Placenta accreta, so there is morbid adherence and painless bleeding. So why the answer is DIC, disseminated intravascular coagulation? Why this one is the answer? Because over here this is due to what? It is due to the release of thromboplastin from retroplacental clot, cord. Okay, and whenever they will give you the question in which you are able to diagnose that it is abruption, go for DIC always. Okay, now I guess this one is the last question. Yeah. A 60-year-old man with a history of hypertension presents with sudden onset palpitation, dizziness, shortness of breath, pulse is irregular at 140 beats per minute, blood pressure is 110 by 70 millimeters of mercury. ECG shows what? Absent P wave, irregular RR interval and narrow QRS complex. ECG के basis पे I am giving you a time of 10 seconds. डायग्नोस करो. ECG के बेसिस पे तुम क्या डायग्नोस कर सकते हो? P wave absent है, ठीक है, irregular RR इंटरवल है, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स है, इसके बेसिस पे क्या डायग्नोस करोगे? पी वेव कहाँ एब्सेंट होती हैं? इट इज एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, राइट. irregular RR इंटरवल इज सीन विथ AF, ये तो हॉलमार्क है AF का. नैरो QRS कॉम्प्लेक्स इज सीन विथ सुप्रा वेंट्रिकुलर ओरिजिन, राइट. तो इसकी डायग्नोसिस क्या बनाओगे? डायग्नोसिस ऑफ दिस वन इज एट्रियल फिब्रिलेशन विथ रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स, Now, which of the following is the most appropriate initial management? Initial management के लिए क्या करोगे तुम लोग? For the initial management, what you will do? First thing, क्या करोगे? Immediate synchronized DC cardioversion ये करोगे? नहीं. इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि पेशेंट जो है, इस
पहले तो ये बताओ कि पेशेंट तुम्हारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तुम्हारा जो पेशेंट है स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो बीपी उसका कहीं ना कहीं मेंटेन है। आई एम एबल टू से दैट पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। क्योंकि उसका बीपी कहीं ना कहीं मेंटेन है, सो द पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। अब डीसी कार्डियोवर्जन मैं क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि इट इज डन ओनली व्हेन द पेशेंट इज अनस्टेबल, या तो उसको हाइपोटेंशन हो, शॉक हो, या फिर पल्मोनरी एडिमा हो। एडिनोसिन, आईवी एडिनोसिन क्यों नहीं दूंगी? इट इज गिवन इन केसेस ऑफ एसवीटी, नॉट इन एएफ, नॉट इन द केसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। Now, oral amiodarone is not the first line to correct the acute rate control. It is not the first line for it. IV lidocaine हम कर देते हैं ventricular arrhythmia में। तो फर्स्ट लाइन क्या देंगे हम? फर्स्ट लाइन वी कैन गिव इज रेट कंट्रोल के लिए सबसे पहली चीज बच्चा लोग, जब भी एएफ का केस आए उसमें सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है दैट इज यू हैव टू कंट्रोल द रेट। तो इसमें क्या करेंगे हम? रेट कंट्रोल करने के लिए आईवी बीटा ब्लॉकर्स देंगे। क्यों हमने दिया? क्योंकि जो हमारा पेशेंट था वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल था। ठीक है, अब इनका मैं तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम डीसी कार्डियोवर्जन क्यों नहीं किया और आईवी बीटा ब्लॉकर्स क्यों दिए। तो अब देखो, अगर एएफ है दो टाइप का होगा, पेशेंट जो है स्टेबल होगा या तो पेशेंट जो है वो अनस्टेबल होगा। पेशेंट अगर स्टेबल है सो यू हैव टू गिव फॉर द स्टेबल। अगर है पेशेंट तो सबसे पहले क्या करोगे? रेट कंट्रोल करोगे। रेट कंट्रोल करने के लिए क्या दोगे पेशेंट को? बीटा ब्लॉकर दोगे। अनस्टेबल पेशेंट है, क्या करोगे? सबसे पहले डीसी कार्डियोवर्जन। ठीक है, तो इतनी चीज थी। आज हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। कल मैं जो है वो एक बार नीट पीजी का रोड मैप तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एंड आई होप एंड आई बिलीव यू आर एंजॉइंग दिस क्लिनिकल डायग्नोसिस सीरीज। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।